नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश चर्चा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं जानकारी और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम और ऐसे मुद्दों को जिनसे आपकी जानकारी में इजाफा किया जा सके। आज भी हम लेकर के आए हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों और सरोकारों को। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो हमारी आज की इस चर्चा का विषय है वो है बच्चों और युवाओं में बढ़ता मधुमेह। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर शैलेश लोढ़ा, जो कि आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम जो मधुमेह है यानी कि जो डायबिटीज़ है उससे जुड़े हुए हर तरीके के पहलुओं पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधा डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और जैसा कि आज की जो हमारी इस चर्चा का विषय है, जो हम लोग मधुमेह पर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आसान भाषा में आप बता दीजिए कि मधुमेह की बीमारी दरअसल है क्या? देखिए, डायबिटीज़ या मधुमेह जी या शुगर रोग, इसे आम भाषा में शुगर रोग भी कहते हैं। ये डायबिटीज़ उस अवस्था में कहते हैं जब हमारे शरीर का जो रक्त का ग्लूकोज का स्तर है वो एक सामान्य मात्रा से ज़्यादा हो जाता है जी। और जब रक्त में ग्लूकोज निरंतर ज़्यादा मात्रा में रहता है तो वो शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करता है और ये सब डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जी, तो जिस तरीके से अगर हम डायबिटीज़ के लक्षणों की अगर बात करते हैं, आमतौर पर अगर आप देखिए जो दिनचर्या रहती है लोगों की, उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि उनको डायबिटीज़ हो चुकी है। तो इस बात को कैसे सुनिश्चित करें, इसकी पहचान कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि पर्टिकुलर व्यक्ति को मधुमेह हो चुका है? जी हाँ, डायबिटीज़ ज़्यादातर लोगों में साइलेंट होती है या उसके लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन बच्चों में जब डायबिटीज़ होती है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें लक्षण एकदम तीव्र होते हैं जी। और वो सामने आ जाते हैं। जैसे बच्चों में अगर डायबिटीज़ होती है तो बहुत अधिक बच्चा यूरिन पास करने लगता है, बहुत अधिक प्यास लगने लगती है, खाना अधिक खाने लगता है, तेज़ी से वज़न घटने लगता है और एकदम बच्चा सुस्त हो जाता है, निढाल हो जाता है और कई बार और अधिक शुगर बढ़ जाती है। अगर प्रॉपर इलाज नहीं होता है, समय पे इलाज नहीं होता है, तो बच्चा बेहोशी की अवस्था में भी जा सकता है। उस स्थिति को कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। तो ये सब तो लक्षण बच्चों में या बड़े व्यक्तियों में ज़्यादातर लक्षण नहीं होते हैं और कई बार महीनों या वर्षों तक डायबिटीज़ एक तरीके से, गुप्त तरीके से, साइलेंट तरीके से शरीर के अंदर पनपती रहती है और अनायास ही जब कभी ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जैसे किसी कैंप में गए, ब्लड डोनेट करने गए, तब ब्लड टेस्ट किया, या सर्जरी होनी है आपकी और उस समय सर्जरी से पहले ब्लड टेस्ट किया, इंश्योरेंस का पॉलिसी का रिन्यूअल करा रहे हैं तो उस समय ब्लड टेस्ट किया, तब पता लगता है। पर अगर लक्षण होते हैं तो कुछ तो लक्षण बच्चों वाले भी हो सकते हैं। इसके अलावा थकान, कमजोरी, सुस्ती अधिक आना, बाइंठे आना, झंझनाहट, सूनापन, ये सब लक्षण हो सकते हैं। सर, अभी हम लोगों ने बच्चों पर चर्चा की जिस तरीके से, तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, कई बार जब डिलीवरी के समय के बाद में पता चलता है कि बच्चे को जो इस तरीके से ये जो है मधुमेह की बीमारी हो चुकी है, क्या लगता है सर आपको ये जेनेटिक एक समस्या होती है या फिर जेनेटिक अगर नहीं भी प्रॉब्लम है तो अगर बच्चे के साथ में ये जैसी जो खबरें आती हैं या फिर इस तरह के जो केसेस आते हैं, ये क्या कुछ है सर? हाँ, वैसे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ कॉमन नहीं है। ज़्यादातर ये एडल्ट्स की ही बीमारी होती है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ या एक बहुत ही रेयर डायबिटीज़ होती है जिसे नियोनेटल या नवजात शिशु की डायबिटीज़ कहते हैं। ये बहुत छोटे बच्चों में या कुछ महीनों के बच्चों में हो सकती है, लेकिन सामान्यतः ये रेयर चीज़ है। और जैसा आपने बताया, डायबिटिक एक अनुवांशिक रोग है, हेरिडिटरी बीमारी है जी। तो जिनके परिवार में डायबिटीज़ है, निकट संबंधी को किसी को डायबिटीज़ है, फादर मदर भाई बहन, तो उन लोगों में डायबिटीज़ होने का रिस्क अधिक होता है। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जिनसे डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, जैसे जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है, मोटापा, या जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में कम रुचि रखते हैं, या जिनका लाइफस्टाइल तनावग्रस्त है, जो निरंतर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं और जिनकी दिनचर्या अव्यवस्थित है जी। बहुत देर से रात को सोना, बहुत सुबह देर से उठना, भोजन समय पर न लेना, या कुछ दवाएं भी हैं जो डायबिटीज़ कर सकती हैं, जैसे स्टीरॉइड्स होते हैं, एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, या कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनसे डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ सकती है जी। जिस तरीके से कई बार देखा जाता है कि जो अभी आपने वजन का जिक्र किया, जो हैवी वेट होता है कई बार देखने के लिए लगता है, तो क्या वो मधुमेह में हैवी वेट भी बहुत ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस रखता है या इससे बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, वजन का और डायबिटीज़ का बिल्कुल सीधा संबंध है जी।
जैसे जैसे वजन हमारा बढ़ता है वैसे वैसे डायबिटीज़ होने की संभावना जी बढ़ जाती है, प्रबल होती जाती है। और वजन घटाने से इसके विपरीत जैसे जैसे व्यक्ति घटाता है, डायबिटीज़ के पेशेंट जैसे जैसे अपना वजन घटाते हैं अगर अधिक है तो उन लोगों में डायबिटीज़ कंट्रोल होना भी अच्छा हो जाता है। और उन कई बार कुछ लोगों में डायबिटीज़ कुछ समय के लिए बिना दवाई के भी नियंत्रित हो सकती है। जो शुगर के मरीज हैं जिनका जो है वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, उनको क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए? ये किस तरीके से अपना जो वजन है उसको कम करना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ देखिए, वजन नियंत्रण रखने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और व्यायाम एक निश्चित मात्रा में, जितना चिकित्सक द्वारा बताया गया है, सामान्यतः हम बताते हैं कि मिनिमम 150 मिनट सप्ताह में व्यायाम करना है। जी जैसे लगभग 45 मिनट प्रतिदिन अगर करता है कोई व्यायाम तो बहुत बढ़िया है। व्यायाम किसी भी रूप में हो सकता है, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार। मान लीजिए किसी को एकदम स्वस्थ व्यक्ति है जिसको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, घुटने उसके ठीक हैं, तो वो व्यक्ति जॉगिंग भी कर सकता है, स्विमिंग भी कर सकता है। और व्यायाम इस तरीके का होना चाहिए कि थोड़ी सी आपकी हार्ट की गति बढ़े, जी, हल्का सा थकान महसूस हो, आपने बिल्कुल बिल्कुल सुस्ती में टहल लिए, कुछ मतलब व्यायाम करने की भी जो कई सारे ऐसे, आप दौड़ लगाइए, उसके अलावा जो है आप कोई ऐसा बैडमिंटन खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, इस तरीके से, ताकि जो हार्ट बीट आपके ज़्यादा बढ़े ताकि वो फायदेमंद हो। और वो एक निश्चित आपकी शारीरिक अवस्था के हिसाब से होती है। किसी को हार्ट डिजीज है तो उसको हम बैडमिंटन खेलने के लिए नहीं करेंगे। तो मतलब इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरीके की शारीरिक अवस्था है उस हिसाब से आप व्यायाम का चयन कर सकते हैं। सर, कई बार देखा जाता है कि जो डायबिटीज़ हैं इनके कई प्रकार देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके बारे में सर थोड़ी जानकारी दें। हाँ, जैसे कि हमने अभी बात करी थी, मुख्यतः टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 में कौन कौन से? टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होती है या कम उम्र के बच्चों में डायबिटीज़ जो होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है। इसमें प्रमुख बात यह है कि पहले दिन से ही बच्चों को, या जिनको भी ये डायबिटीज़ होती है, कई बार एडल्ट्स में होती है बट सामान्यतः बच्चों में ही होती है, पहले दिन से ही इनका इलाज सिर्फ इंसुलिन और केवल इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा ही किया जाता है। इनमें गोलियां कारगर नहीं होती हैं और जीवन पर्यंत इन लोगों को इंसुलिन पे रहना होता है और समय समय पे अपनी टेस्टिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। जो टाइप 2 के जो डायबिटीज़ होते हैं उनके लिए क्या कुछ चीज़ें रहती हैं? और टाइप 2, जैसे भारत में अगर हम आज बात करें तो लगभग 10 करोड़ के आसपास डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और इसमें से लगभग 95%, 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो जब हम डायबिटीज़ की आमतौर पर चर्चा करते हैं तो हम टाइप 2 की बात ही लगभग करते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ या बच्चों की डायबिटीज़ बहुत कम है, रेयर है। तो मतलब अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है वो बच्चों में अधिक पाई जाती है और जो टाइप 2 की जो श्रेणी की होती है वो अडल्ट्स में या जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनमें पाई जाती है। इनके अलग अलग इलाज भी हैं। हाँ, इलाज बिल्कुल अलग अलग है। जैसे मैंने कहा, बच्चों में केवल इंसुलिन दे के इलाज किया जाता है, जबकि एडल्ट्स में बहुत सारी गोलियां हैं, इंसुलिन है और इंसुलिन के अलावा भी और कई इंजेक्शंस हैं डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। प्रेगनेंसी में भी कई बार डायबिटीज़ हो जाती है, ये एक अलग कैटेगरी की डायबिटीज़ होती है। और कुछ अनकॉमन डायबिटीज़ की वैरायटीज़ होती हैं जो कि सामान्यतः बहुत कम होती हैं। कई बार सर, अगर हम इलाज की बात करते हैं, अलग अलग इलाज तो आप लगभग बता ही रहे हैं, लेकिन कई बार जो कुछ डिवाइसेस होते हैं, कई सारी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम पता लगाते हैं। हम और आप चर्चा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आप स्टूडियो में भी एक कुछ डिवाइस लेकर के आए हैं जो आप इसके बारे में दर्शकों को बताना चाहते हैं। सर, ये डिवाइस क्या है, उसकी किस काम में आती है? देखिए, शुगर मॉनिटरिंग करने के लिए सामान्यतः ग्लूकोज मीटर्स आते हैं जो बहुत छोटी सी साइज़ के या माचिस की डिब्बी से थोड़े से बड़े आकार की ये डिवाइसेस होती हैं और ये पिछले 25-30 सालों से भारत में बहुत आसानी से सस्ते मात्रा में उपलब्ध हैं और डायबिटीज़ के ज़्यादातर पेशेंट्स इनसे अपनी शुगर मॉनिटरिंग करते हैं। हाँ सर, इसको आप दिखा भी सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन ये एक अलग डिवाइस है जी, इसे CGM या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की तरह होती है, सामान्यतः एक 10 रुपए के सिक्के के आकार की लगभग होती है जी। और इसे यहाँ पर बाहाँ पे चिपका दिया जाता है या इसी की एक दूसरी वैरायटी आती है जिसे पेट की चमड़ी पे भी चिपका दिया जा सकता है और इससे निरंतर शुगर रिकॉर्डिंग होती रहती है जो इसमें रिकॉर्ड होती रहती है
और पल पल की शुगर रिकॉर्डिंग, मतलब आप चाहें तो अपने मोबाइल पे देख सकते कितने हैं। टाइम ड्यूरेशन तक इसको चिपकाए रख सकते हैं, लगाए रख सकते इसकी हैं? लाइफ 14 दिन होती है ये और एक दूसरे डिवाइस है उसकी 7 दिन होती है, तो 7 से 14 दिन इनकी लाइफ होती है। और ये इसमें रिकॉर्डिंग जो शुगर होती है वो ब्लूटूथ से आपके मोबाइल से कनेक्ट हो सकती है। मोबाइल पे आपको कंटिन्यूस, जैसे स्टॉक मार्केट के हम उतार चढ़ाव देखते हैं जी। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से कर्व्स दिखाएगा ये हमें मोबाइल पे दर्शाता रहता है निरंतर। एक ग्राफ तैयार करके देगा ये। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिनको बार बार शुगर टेस्टिंग करनी है, या जिनके फ्लक्चुएशंस शुगर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी। या जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध हाँ, ये होगा? आसानी से उपलब्ध क्या है। पर्टिकुलर नाम क्या है सर इसका, अगर जो कोई दर्शक हमारे देख रहा है अगर वो लेना चाहे? कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग या एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल, इसको ये चीज़ कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। तो सर डायबिटीज़ में कई बार अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इंसुलिन लेने की बात कर रहे हैं। जैसे बच्चों में आमतौर पर जो है इंसुलिन से ही इलाज किया जाता है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी इंसुलिन लगाया जाता है निरंतर। लेकिन जो इंसुलिन की दवाएं होती है, जो इंसुलिन है वो लगातार ज़िंदगी भर ली जाती हैं, तो क्या लगता है एक टाइम के बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं सर? हाँ, क्योंकि डायबिटीज़ का इलाज जीवन पर्यंत चलने वाला इलाज है। चाहे बच्चों में इंसुलिन दिया जाए या चाहे बड़े व्यक्तियों में टैबलेट दी जाए जी, ये जीवन पर्यंत चलेगी, 10 साल, 20 साल, 40 साल। ठीक है। तो एक आम तौर पे ये बात मन में आना सामान्य है कि इतने लंबे समय तक जब दवाई ली जाएगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। सामान्यतः ये एक अच्छी बात है कि डायबिटीज़ की ज़्यादातर दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं और कोई बहुत खतरनाक या सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और होते हैं तो बहुत रेयर होते हैं। और जब ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जब आप डॉक्टर के पास कंटिन्यूस आप जा रहे हो, हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जब आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हो, तो साइड इफ़ेक्ट्स के लिए डॉक्टर इन चीज़ों को देखते हैं और आपसे पूछताछ करके पता लगा लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स तो या तो उस दवा की मात्रा कम कर दी जाती है या दवा बदल दी जाती है। तो इस तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स डायबिटीज़ के इलाज में कोई बाधा नहीं है। गोलियां और इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट सामान्यतः नहीं होते हैं। इंसुलिन बहुत अधिक जब मात्रा में जब लिया जाता है तब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या ठीक से न लगाया जाए तो चमड़ी के अंदर कुछ फूलन आ सकती है, चमड़ी सख्त हो सकती है। इसी सवाल पर मैं भी आना चाह रहा था। कई बार जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, उनके पैरों में कई बार दिक्कत देखने को मिलती है, या फिर अगर आंखों में अगर देखिए तो आंख की पुतलियां कई बार इधर उधर थोड़ा सा हो जाती हैं। ये किस तरीके की जो डायबिटीज़ की जो एक अवस्था होती है वो क्या चीज़ होती है सर? हाँ, डायबिटीज़ सामान्यतः शरीर के हर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को प्रभावित करती है जी। आँखों को प्रभावित करती है, और आँखों में, आँख के पर्दे पे डायबिटीज़ का इफेक्ट होता है, हार्ट पे डायबिटीज़ का इफेक्ट होता है, किडनी पे होता है, लिवर में होता है, और पैरों में जो आप बात कर रहे हैं, पैरों में क्योंकि जो नर्व्स हैं पैरों की और जो खून की नलियाँ हैं उनमें भी जब डायबिटीज़ का प्रभाव होता है तो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, पैरों की संवेदनाएं या सेंसेशंस कम हो जाते हैं। तो इससे पैरों में कई बार डायबिटीज़ के प्रभाव से गैंग्रीन हो जाती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। और कई बार डायबिटीज़ की सीरियस कंडीशन होने से, पैरों में गैंग्रीन होने से कई बार पैर काटना तक पड़ता है जी। तो इतनी भयावह स्थिति होती है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन सर कई बार अगर देखा जाता है तो जो चलते फिरते, अगर हमने कई बार देखे ऐसे केसेस आए हैं, आपने भी कई बार देखे होंगे कि नौजवान हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खेलते कूदते, या फिर कई बार जिम करते हुए भी उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है और फिर वो गिर रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। कई सारी घटनाएं ऐसे हैं, इनके पीछे क्या कुछ वजहें हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, जो जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं वो आजकल काफ़ी चर्चा में है, और इसका कोई स्पष्ट अभी तक कारण पकड़ में नहीं आया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि कुछ तो जो कोविड-19 हुआ था उसके दुष्प्रभाव की वजह से ये ऐसा हो रहा है। कई लोग ये भी चर्चा करते हैं कि ये शायद वैक्सीन की वजह से हुआ है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक प्रमाण इसका नहीं मिल पाया है। प्रमाण नहीं है कि वैक्सीन की वजह से। ज़्यादा संभावना यही मानी जा रही है कि शायद कोविड का ही ये दुष्परिणाम है। और क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब है, तनावग्रस्त हम हर समय रहते हैं, तो सडन अटैक्स, हार्ट अटैक होना और बढ़ गया है। डायबिटीज़ में भी सडन हार्ट अटैक होने की संभावना सामान्य से कुछ ज़्यादा होती है। वैसे तो इस चीज़ का डायबिटीज़ से सीधा संबंध नहीं है। लोग मान लेते हैं इस तरह की चीज़ें हमारे सामने पेश आ रही हैं, इनसे कैसे बचाव किया जाए, क्या कुछ उपाय हैं इसके लिए? देखिए, उपाय तो यही है कि बढ़िया दिनचर्या, जो डायबिटीज़ का इलाज है वो ही लगभग स्वस्थ रहने का
फॉर्मूला है ठीक है कि दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, भोजन टाइम पे लेना है और ठीक से व्यवस्थित दिनचर्या व्यतीत करते हैं तो बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं, और उसमें डायबिटीज़ भी एक प्रमुख रोग है। तो जिस तरीके से सर देखा जाता है, कई बार जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो जांच तो वगैरह तो करवा लेते हैं, कई बार देखा जाता है कि जैसे वो शुगर की जांच करा लेते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम कई बार जो लैब से जो जांचें होती हैं वो कौन कौन सी जांचें होती हैं, कितने टाइम पे कौन सी जांच करानी चाहिए, इसके बारे में सर थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हाँ, डायबिटीज़ के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण और जो बार बार करने वाली जांच है वो तो ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर की जांच होती है। यूरिन शुगर का आज के समय में महत्व नहीं है, तो यूरिन शुगर को हमें महत्व नहीं देना चाहिए, ब्लड शुगर पे ही ध्यान देना चाहिए। ब्लड शुगर दिन में 1 बार करनी है कि दिन में 4 बार करनी है, या इतनी ज़्यादा बार करने की आवश्यकता है कि आपको CGM या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर लगाया जाए, ये निर्धारित किया जाता है उस व्यक्ति की कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए, उसकी डायबिटीज़ के स्तर को देखते हुए। जैसे कोई बच्चा है जो इंसुलिन ले रहा है, दिन में 3 या 4 दफ़े इंसुलिन के इंजेक्शंस लगा रहा है, तो उस बच्चे में हम चाहते हैं कि कम से कम दिन में 2 बार 3 बार ये शुगर जांच जरूर करे। लेकिन जो एडल्ट व्यक्ति है जो 1 या 2 गोली डायबिटीज़ की खा रहा है, तो 5-7 दिन में भी 1 बार शुगर की जांच करके अपना काम चला सकता है। सर्जरी हुई है किसी का बाईपास हुआ है, तो उन व्यक्तियों में दिन में 3 बार या 4 बार शुगर टेस्ट की जाती है। शुगर टेस्ट के अलावा जो दूसरे टेस्ट होते हैं वो जो डायबिटीज़ का जिन जिन अंगों पे प्रभाव होता है उनसे संबंधित होते हैं। जैसे डायबिटीज़ का किडनी पे प्रभाव होता है, तो किडनी के टेस्ट हम निरंतर कराते हैं, कई बार 6 महीने में, साल में 1 बार, या क्रिएटिनिन जब गड़बड़ होने लगता है तो हर 2 महीने में भी कराने की आवश्यकता हो सकती है। यूरिन टेस्ट कराते हैं, यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन का टेस्ट कराते हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्तर या लिपिड्स जो होते हैं उनका स्तर देखना जरूरी होता है, क्योंकि उनका कंट्रोल रखना जरूरी है। डायबिटीज़ में अगर कोलेस्ट्रॉल या LDL कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो अधिक होता है तो हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। इसी तरह लिवर से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, या हार्ट के दूसरे टेस्ट हैं ECG, इको, HbA1c एक 3 महीने का शुगर का टेस्ट होता है, जिससे 3 महीने की शुगर का एवरेज पता लग जाता है। ये टेस्ट सबसे आवश्यक टेस्ट होता है जो हम हर 3 महीने में, 4 महीने में करवाते हैं। यानी हर 3-4 महीने में जो जिस तरीके से आपने सिलसिलेवार तरीके से जो कुछ जांचें बताई हैं वो हर आदमी को करानी चाहिए, अगर उसको डायग्नोस हो चुका है कि डायबिटीज़ है तो भी, और अगर नहीं भी है तब भी उसको इस तरीके से ये जांचें करवानी चाहिए। सर अब थोड़ा डायबिटीज़ अगर नहीं है किसी को तब तो इन सब टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर डायबिटीज़ है तो ये करानी है। जैसा कि मैंने बताया, अंगों पे प्रभाव पड़ता है तो उससे संबंधित जांचें होती है। इसमें एक जांच और हम जोड़ सकते हैं, आंख की जांच, रेटाइना की जो जांच होती है जिसे फंडस बोला जाता है, तो ये भी साल में कम से कम 1 दफ़े जरूर करानी चाहिए, क्योंकि टाइम से पता लग गया अगर आंख की खराबी तो ये ठीक की जा सकती है, आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर ये बहुत अधिक बढ़ जाती है तो कई बार अंधापन आ सकता है। सर कई बार देखा जाता है जैसे आंख की पुतलियां जो है खिसक जाती हैं या फिर आंखों से कम दिखाई देने लगता है, तो क्या उसका जो शुगर से कोई रिलेशन है? हाँ, आंख की पुतलियां अगर जो आप बता रहे हैं दाएं या बाएं होती हैं, उसकी वजह हो सकती है कि आंख की जो मसल्स हैं, उन मसल्स को सप्लाई जो नर्व्स करती हैं, उन नर्व्स की जब खराबी आ जाती है या उन नर्व्स का जब पैरालिसिस हो जाता है, तो उस स्थिति में आंख की पुतली दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे सरक जाती है, भेंगापन आ सकता है, 1 के 2 डबल विजन जिसको कहते हैं वो देखना शुरू हो सकता है। तो ये डायबिटीज के कुछ इसका इलाज क्या है सर, अगर आंख की अगर ये दिक्कत आती है? अनकॉमन कॉम्प्लिकेशंस, और इनका इलाज कोई अलग से स्पेसिफिक इलाज नहीं है, इलाज वही है डायबिटीज का बढ़िया नियंत्रण, ब्लड प्रेशर का बढ़िया नियंत्रण, और अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन है जिस वजह से ये बढ़ी है तकलीफ तो उसका नियंत्रण। ठीक है सर। तो कई बार जैसे अब हम लोग चर्चा लगभग हर पहलुओं पे कर रहे हैं, तो खान पान की भी बात ज़रूर सामने आती है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए क्या कुछ कौन सी जो है खान पान की दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए, और अगर मान लीजिए शुगर नहीं भी है तो उनको किस तरीके से खान पान की व्यवस्था या उनकी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए? क्योंकि डायबिटीज़ में मुख्यतः हमारे भारतीय भोजन में सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट्स या अनाज बेस्ड हमारा खाना होता है जी, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, बाजरा हो, दालें, ये सब अनाज हैं। इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, तो जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जाते हैं तो ये शुगर का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और कंट्रोल करने में बाधा आती है। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि आप अपने भोजन को मुख्य रूप से मोटे अनाज के तौर पे चुनिए। मिलेट्स, जो कि आज के प्रधानमंत्री भी काफ़ी उस पर चर्चा कर रहे हैं, मोटा अनाज अगर हम खाएंगे, दालें ज़्यादा खाएंगे, प्रोटीन थोड़ा डाइट में बढ़ाएंगे। प्रोटीन हमें वेजिटेरियंस को तो दाल, राजमा, सोयाबीन, पनीर, इन चीज़ों से मिल सकता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एग, फिश या चिकन ले सकते हैं। रेड मीट सामान्यतः अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज़ में। और फाइबर जो हमारे भोजन में है उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, रेशे युक्त भोजन होना चाहिए।
आटे का चोकर नहीं निकालना है, दालों का छिलका नहीं हटाना है, फल खाने चाहिए, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, सलाद सर्वाधिक खाना चाहिए, सूप हम ले सकते हैं जिसमें क्रीम ना हो, इस तरह के सूप पिए जा सकते हैं। पेट भरना है, किसी को भूख ज़्यादा लग रही है तो सलाद खा के पेट भरा जा सकता है, सूप लेके पेट भरा जा सकता है, छाछ ली जा सकती है, फल खाए जा सकते हैं लेकिन अत्यधिक मीठे फल नहीं खाने चाहिए। हाँ, मैं वही पे सवाल पूछना चाह रहा था, कई बार कुछ फल में शुगर काफी ज्यादा होता है, वो कौन कौन से फल होते हैं जो नहीं खाने चाहिए? हाँ, जैसे खाने वाले तो लगभग है, केला, अंगूर, चीकू, सीताफल, लीची, ये सामान्यतः इन सबसे बचा जा सकता है। और जूस किसी भी तरह का नहीं पीना चाहिए। डायरेक्ट फल, एप्पल, पपीता, अमरूद, अनार, तरबूज, खरबूजा, नाशपाती, संतरा, ये कम कम मात्रा में टुकड़ों में बार बार खाए जा सकते हैं। यानी मधुमेह के जो मरीज हैं उनको डायरेक्ट जूस नहीं पीना चाहिए किसी भी प्रकार का, इससे थोड़ा बचना चाहिए। सर, कई बार देखा जाए जो डायबिटीज के मरीज होते हैं वो शराब का सेवन करते हैं, कई सारे धूम्रपान करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तो उसके बावजूद भी कि हमको ये शुगर तो आगे चल करके क्या कुछ उनको ये हानिकारक, कितना हानिकारक होता है और क्या कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है? जी हाँ, वैसे तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे सिगरेट, गुटखा, जर्दा, दारू, ये सब चीज़ें चाहे डायबिटीज़ हो या ना हो हर एक के लिए नुकसानदायक है, लेकिन डायबिटीज़ में ये और अधिक नुकसानदायक है क्योंकि डायबिटीज़ में वैसे ही नसें प्रभावित हो रही है, ब्लड वेसल्स प्रभावित हो रही हैं, और गुटखा, सिगरेट या शराब, ये सब चीज़ें इन्हीं नसों को, नर्व्स को, वेसल्स को और ज़्यादा प्रभावित करती हैं। डायबिटीज़ में लिवर पे, हार्ट पे इफेक्ट होता है, और शराब का लिवर पे इफेक्ट सभी को पता है कि लिवर खराब होता है। तो इस तरीके से डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इन खराब चीज़ों का प्रभाव और अधिक होता है और ज़्यादा नुकसान होता है। यानी कि जिस तरीके जो शराब का सेवन करते हैं, जो नशा करते हैं, उनको इन सबसे बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए, और कोई भी मात्रा ये नहीं कहा जा सकता कि कम मात्रा में लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा ले लेना चाहिए, हार्ट के लिए अच्छा होता है, थोड़ा सा ले लेना चाहिए, उससे नुकसान नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। जहर जहर है, चाहे वो कम मात्रा में लिया जाए चाहे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए। सर, कई बार जैसे जो शुगर के मरीज होते हैं उनको हार्ट अटैक की भी कुछ ऐसी समस्याएं कुछ रहती हैं, तो क्या शुगर का और हार्ट से कुछ इसका रिलेशन है या इस तरीके से कुछ चीज़ें सामने आती हैं? जी हाँ, डायबिटीज़ का हार्ट के रोगों से बिल्कुल सीधा संबंध है जी। जितने भी लोगों का बाईपास होता है, हार्ट का बाईपास सर्जरी होता है या एंजियोप्लास्टी होती है, स्टेंट लगाए जाते हैं, उसमें से 40% लोगों को डायबिटीज़ होती है। और इसी तरह किडनी ट्रांसप्लांट जिनका होता है उसमें भी 40% लगभग डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आजकल इलाज में कुछ ऐसी दवाएं आ गई है जो डायबिटीज़ के इलाज में भी कारगर है और साथ के साथ वो हार्ट में भी उपयोगी हैं। तो डायबिटीज़ के इलाज में आज काफ़ी नई दवाओं आने से हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस को बचाने में काफ़ी मदद मिलती है। सर, चूँकि आज हम लोग जो है मधुमेह पर चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने दर्शकों को देने की कोशिश करते हैं। आपको हमने स्टूडियो में बुलाया पाए, लेकिन अगर आदमी और ज़्यादा जानकारी लेना चाहे कि भाई अगर आपके बरक्स कुछ और भी चीज़ें हम देखना चाहते हैं, तो वो कहाँ पर जा कर के डायबिटीज़ से, मधुमेह से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकता है? हाँ, देखिए, डायबिटीज़ का पेशेंट को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और इस बार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो 14 नवंबर को है, उसकी थीम भी यही है कि वेलबींग ऑफ डायबिटिक पेशेंट। जी। और वेलबींग जब ही आता है जब आप रोग के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हो, और जानकारी रखने के अच्छे वेबसाइट्स भी उपलब्ध हैं, और हालांकि भ्रामक प्रचार की कोई कमी नहीं है वेब पे, लेकिन जो अच्छे वेबसाइट्स हैं जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट्स हैं, एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, RSSDI की वेबसाइट है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की वेबसाइट्स है। इन वेबसाइट्स पे जाके आप अच्छी जानकारी डायबिटीज़ के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और जो डायबिटीज़ के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा लिखे गए लिटरेचर है, उसको पढ़ के भी आपको ये जानकारी मिल सकती है। और इसी विषय में मैंने ये डायबिटीज़ की एक पुस्तक लिखी है, जो लोग चाहते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने कोशिश करी है कि डायबिटीज़ के बारे में सामान्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए, ताकि लोग आसान भाषा में समझ सकें कि डायबिटीज़ क्या है और इससे कैसे आपने बचा जा सकता है। चीज़ें बताई, और ये किताब का सर नाम क्या है सर इसका? डायबिटीज़ डरे नहीं, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो अगर आदमी जानकारी लेना चाहता है तो कई बार जो है IMA की वेबसाइट्स हो गई, इस तरह की जो आधिकारिक जो कई सारे जो है नोन वेबसाइट, वहाँ पर जानकारी, वरना कुछ किताबों से पढ़ करके आदमी जानकारी ले सकता है। सर, चूंकि वक्त का हमारे पास तकाजा है, इसलिए एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। जिस तरीके से जो हमारी जो चर्चा होती है, तो जो हमारी जो शुगर की जो बीमारी कई बार होती है, शुगर की बीमारी के लिए जो घरेलू नुस्खे भी बहुत कामयाब होते थे, दवाएं अब भी हैं, लेकिन पुराने अगर समय की बात करते तो
घरेलू नुस्खे काफ़ी कुछ कारगर होते थे। आज के दौर में घरेलू नुस्खे कौन कौन से हैं जिनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जी हाँ, मोटा अनाज की हमारे यहाँ बहुत परंपरा रही है कि मोटा अनाज खाना चाहिए, हरी सब्जियाँ खूब खानी चाहिए और व्यायाम पूरा करना चाहिए। जो सामान्य एक भारतीय परिवार में जो चीज़ें होती हैं वो सब डायबिटीज़ के लिए अच्छी हैं। दाना मेथी घरेलू नुस्खा एक बहुत ही प्रचलित है, तो दाना मेथी काफ़ी उपयोगी चीज़ है। और इसी तरह सर, दाना मेथी कई बार देखा जाता है उसकी जो मात्रा लोग नहीं समझ पाते हैं, तो कुछ ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं। क्या क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी? दाना मेथी को सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, उसमें तो मात्रा जितनी सब्जी में चाहिए होती है उतनी लेते हैं। और अगर मात्रा सब्जी नहीं खा रहे हैं और दाना मेथी को एक दवा के रूप में ले रहे हैं, तो एक छोटा चम्मच दाना मेथी रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसको चाहे डायरेक्ट खा लें, चाहे किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके भी खाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, खान पान को लेकर के ख्याल किया जा सकता है। तो जो मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं, जैसे काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने चर्चा की, दालचीनी के भी काफ़ी उपयोगी पाया गया है तो डायबिटीज़ के इलाज में। जी, तो जिस तरीके से जो आप दालचीनी आपने बताई और उसके अलावा जो है आपने सोया मेथी का जो दाना बताया, ये चीज़ बहुत कारगर साबित होता है अगर आपको मधुमेह की बीमारी उसके। तो डॉक्टर साहब, हम लोगों ने लगभग जो डायबिटीज़ के जो सभी पहलू होते हैं उनको कवर करने की कोशिश की और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने दर्शकों को देने की कोशिश की। तो डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार देंगे जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज हमने आपको डायबिटीज़ से जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, जिसके क्या कुछ इलाज हैं, क्या कुछ उपाय हैं और दिनचर्या में क्या कुछ खान पान में शामिल करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ये सभी कुछ आपको अपने दिनचर्या में शामिल करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। अगले चर्चा में आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही मुद्दों पर। तब तक के लिए नमस्कार।